तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रसायन शास्त्र का। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, तभी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझ पाएंगे। तो भौतिक अभिक्रिया क्या होती है? तो भौतिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ ना बनता हो। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट मैंने ये पेन लिया, इसको खोल दिया, मैंने मान लो इस पेन को लिया, इसको तोड़ दिया। तो अगर इसको ये जो तोड़ना हुआ ये भौतिक अभिक्रिया हुआ। मतलब ये होता है कि भौतिक अभिक्रिया में कुछ नया पदार्थ नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए मैंने आलू को काटा, तो आलू को मैंने कट किया, तो ये एक भौतिक अभिक्रिया है। आलू कटने के बाद भी आलू ही रहेगा, ऐसा नहीं कि आलू कटने के बाद बैगन बन जाएगा या आलू कटने के बाद टमाटर बन जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों कि जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नया पदार्थ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, मान लीजिए एक पदार्थ ए है और एक पदार्थ दूसरा पदार्थ बी है, ये दोनों पदार्थ जब आपस में मिलेंगे तो एक नया पदार्थ सी बनाएंगे। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और इस नए पदार्थ को भौतिक अभिक्रिया द्वारा, भौतिक क्रिया द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आलू को, जैसे मान लीजिए मैं इस पेन को तोड़ दूँ, तो इस पेन को वापस से मैं जोड़ूँ तो कुछ लगभग पेन की तरह ही मिलेगा। लेकिन कुछ में से जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन को लूँ और ये ऑक्सीजन को लूँ, जब आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? H2O। तो हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। लेकिन ये H2O क्या है? जल है। तो हम कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। तो देखिए ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, ये दोनों क्या हैं? अलग अलग पदार्थ। लेकिन ये दोनों आपस में मिलकर एक नया पदार्थ जल बनाए, जो कि दोनों पदार्थ क्या हैं? भिन्न हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। इस जल को भौतिक अभिक्रिया द्वारा फिर से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना सकते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। बट इसको भौतिक अभिक्रिया द्वारा फिर से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नहीं बनाया जा सकता है। तो होपफुली आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। रासायनिक अभिक्रिया में हमको नया पदार्थ मिलता है और भौतिक अभिक्रिया में नया पदार्थ नहीं मिलता है। चलिए तो देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैंने उदाहरण दे दिया था, H2O और O2 मिलकर जल का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि द्वारा उल्टा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जब जल बनाते हैं, तो जल को क्या हम लोग हाथ से पकड़ के खींच के एक हाथ में ऑक्सीजन और एक हाथ में हाइड्रोजन कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं ना। तो भौतिक अभिक्रिया द्वारा उसको उल्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे आगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या भौतिक विधि द्वारा कैसे? जैसे कि अब वाष्पीकरण करके, जैसे क्लास 9th में आप लोगों ने देखा होगा, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वापतन, अवशन अपकेंद्रीकरण, ये सारा हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। बट हमको यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। तो रासायनिक अभिक्रिया में देखिए क्या क्या शामिल हो सकता है। तो अवस्था परिवर्तन, मान लीजिए कोई अभिक्रिया, कोई अभिकारक सॉलिड है तो वो बाद में गैस बन सकता है। तापमान में परिवर्तन, उसमें हमको ऊर्जा मिल सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, या गैस का उत्सर्जन होगा। कैसे गैस का उत्सर्जन होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या शामिल हो सकता है। उसका अवस्था, पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन का जैसे एग्जाम्पल ले लें हम लोग, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है। और दोनों अवस्था परिवर्तन करके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं, जो कि एक लिक्विड है। चलिए, तापमान में परिवर्तन और गैसों का उत्सर्जन, ठीक है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में। देखिए दैनिक जीवन में होने वाले कुछ रासायनिक अभिक्रिया कैसे, जैसे भोजन का पचना, भोजन जो पचता है वो सब क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, सांस लेना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, हम लोग देखेंगे, सब पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लोहे पर जंग लगना भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। दही का बनना भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुन आ रही है? क्या समझ में आ रहा है सही बच्चों को? तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब थोड़ा बेसिक जान लेते हैं अभिकारक क्या होता है। तो बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाया, ये क्या बना? जल। तो ये देखिए इधर जो पदार्थ भाग में लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यही दोनों मिलकर रिएक्शन करवा रहे हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक। और ये दोनों मिलकर आपस में अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बनाया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक बोलते हैं, और जो नया पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है?
तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है पदार्थ प्रतीकों के साथ उनके भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए रासायनिक समीकरण, क्या ये एक रासायनिक समीकरण है? तो हाँ, ये एक रासायनिक समीकरण अभी नहीं है। इसको रासायनिक समीकरण हम लोग कब बोलेंगे? जब हम लोग इसका भौतिक अवस्था को भी लिखेंगे। क्या करेंगे? भौतिक अवस्था का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? एक गैस है। ये एक रासायनिक ये क्या हो गया? और इधर क्या है? ये क्या है? लिक्विड। ये क्या है? जल क्या है? लिक्विड है। तो हाइड्रोजन गैस, तो ऑक्सीजन भी गैस, और यह जल क्या है? तो अब ये क्या बना? रासायनिक समीकरण। बट अभी भी ये रासायनिक समीकरण नहीं है, क्योंकि रासायनिक समीकरण में हम लोग क्या करते हैं कि मास को, द्रव्यमान को भी बराबर रखते हैं। मतलब जितना द्रव्यमान मैंने इधर लिया उतना ही द्रव्यमान हमको इधर भी लेना पड़ेगा। मतलब क्या कि हम लोग इस 9th क्लास में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संक्षरण का नियम, कि जितना पदार्थ, जितना वजन इधर के अभिकारक का होगा उतना ही वजन, उतना ही वेट इधर मतलब अभिकारक ये उत्पाद जो है उसका होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने 2 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया तो 2 ग्राम जल भी होना चाहिए। तो तब ये जाकर क्या बनता है? एक रासायनिक समीकरण। चलिए आगे हम लोग इस सब में डिटेल में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये कुछ भौतिक अवस्था हो गई, जैसे सॉलिड, रासायनिक सॉलिड के एग्जाम्पल, जैसे कुछ मेटल अगर हुआ, धातु हुआ तो वो सॉलिड की अवस्था में पाए जाएंगे, कुछ लिक्विड हुआ तो वो द्रव की अवस्था में पाए जाएंगे, गैस की अवस्था में पाए जा सकते हैं अभिकारक या उत्पाद, एक्वस मतलब जलीय विलयन। आगे देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। चलिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लिया हुआ है रासायनिक समीकरण का। देखिए मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड है, और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम सॉलिड, मैंने इसका भौतिक अवस्था को दिखा दिया। ऑक्सीजन का भी भौतिक अवस्था, ऑक्सीजन क्या होता है? गैस, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? सॉलिड। तो इस भौतिक अवस्था को दिखाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। तो इस तरीके से एक रासायनिक समीकरण बनकर तैयार होता है। और इधर देखिए अभिकारक, और इधर क्या है? उत्पाद। अब एक चीज़ और सबसे बड़ा चीज़ आता है कि रासायनिक समीकरण को हमको संतुलित करके लिखना पड़ता है। संतुलन का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने देखा होगा संतुलित हम लोग कैसे करते हैं। तो जब आप बाज़ार में सामान लेने जाते हो, मान लो आप आलू लेते हो तो दुकानदार क्या करता है? अगर थोड़ा सा कम होता है तो थोड़ा आलू आलू ज़्यादा देता है। जैसे मान लीजिए आपको 1 kg आलू लेना है, इधर आलू थोड़ा सा घट गया तो इधर आलू और ज़्यादा देके क्या करता है? बराबर करता है, यानी कि बराबर एकदम संतुलित रखता है वजन को। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे रासायनिक समीकरण को भी संतुलित करते हैं। तो उसको कैसे संतुलित करते हैं? तो उसको संतुलित करने का एक प्रॉपर नियम है जो कि हम लोग वीडियो के लास्ट में एकदम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, वो सब हम लोग अच्छे से समझेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग थ्योरी पे ध्यान देंगे समझने पे। अच्छा चलिए बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है। हाँ, अभी हम लोग फिलहाल के लिए ये जान लेते हैं कि आवश्यक क्यों है। तो ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसका मतलब क्या हुआ कि चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि मान लीजिए मैंने इधर हाइड्रोजन लिया और इधर ऑक्सीजन लिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मैंने जब रिएक्शन करवाया तो इससे क्या मिला? हमें जल मिला। चलिए ये जो जल मिला, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि इधर अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जितना ग्राम है, जल भी हमारा उतना ही ग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है। लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना है? 1। इधर ऑक्सीजन कितना? 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो इधर ऑक्सीजन भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इसे हम लोग इस तरीके से बैलेंस कर देंगे। और जब आपने देखा कि इधर ऑक्सीजन को हमने बैलेंस किया तो ये हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? 4, 2 2 4, 4 हो गया। ये सब आप लोग 9th क्लास में सीख चुके होंगे, या 9th क्लास में आप लोगों ने नहीं भी सीखा है तो 10th क्लास में आप लोगों को ये सीखना है। और ये हम लोग लास्ट के वीडियो के लास्ट में, या मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो अच्छे से सेपरेट बना दूँगा। तो इधर देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना? 4 हो गया, तो इधर भी हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कितना बचा गया? अब ये बैलेंस है। देखिए 4 हाइड्रोजन इधर, और इधर कितना? 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। ये सब हम लोग आगे देखेंगे फिर कभी। अभी फिलहाल हम लोग थ्योरी पे ध्यान देते हैं। चलिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया मेनली 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से भी कुछ अलग से प्रकार हैं, वो लोग अब हम लोग उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? योजन मतलब जुड़ना, 2 चीज़ आपस में जुड़ना। तो संयोजन का मतलब क्या? जुड़ना। इसका डेफिनेशन देखिए कि जब 2 अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाए, मतलब इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं या उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन। देखिए ये 2 क्या है? अभिकारक हैं, ये दोनों मिलकर क्या एक नया उत्पाद बनाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन। दोनों संयोजन होता है, मतलब दोनों का जोड़, जमा मतलब जोड़, दोनों का संयोजन होता है, एक नया पदार्थ बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हम लोग कोयले का दहन, बच्चों दहन का मतलब होता है केमिस्ट्री में
दहन का मतलब कि ऑक्सीजन, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरी होती है। अब देखो, आप मोमबत्ती को जला लो, वो जलेगा, जलते रहेगा। आप मोमबत्ती को ढाँप दो तो वो मोमबत्ती कुछ देर के बाद बुझ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोमबत्ती को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो जल नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई अगर हम लोग रोक दें तो वो वहाँ पे वो चीज़ वो जलता नहीं है। कहीं पे अगर आग लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, ऑक्सीजन का सप्लाई को रोकता है। तो कोयले का दहन करें, इसका मतलब कहीं भी अगर जलाना हो तो हमको क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन। तो हमको जब कोयले को जलाना हो तो कोयला क्या होता है, कार्बन होता है। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है कोयला क्या है, कार्बन का रूप है। तो कार्बन C+O2 CO2। तो देखिए दो दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाए, एक उत्पाद बनाते हैं तो हम लोग इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल तो हम लोग देख ही चुके हैं, 2H2+O2, ये 2H2O, ये दो अभिकारक मिलकर नया उत्पाद बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। चलिए आगे देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो वियोजन अभिक्रिया मतलब, वियोजन मतलब है टूटना, मतलब एक उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदले तो उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे अब वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि हम लोग इसको 3 तरीके से तोड़ते हैं। ये जो हमारा अभिकारक है इसको तोड़ने का 3 तरीका है। कौन कौन सा तरीका है? पहला ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। मतलब कि एक बार हम लोग ऊष्मीय वियोजन करके भी तोड़ सकते हैं इसको, वैद्युत वियोजन करके भी तोड़ा जा सकता है और प्रकाशीय वियोजन करके भी तोड़ा जा सकता है। तो देखिए ऊष्मीय वियोजन करने का मतलब क्या हुआ, ऊष्मा देना, हीट देना, यानी कि अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। वैसा अभिकारक जिसको कि हम लोग ऊष्मा देकर उसको तोड़ें, वियोजन मतलब होता है तोड़ना। तो इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट में हीट डालते हैं, इसमें ऊर्जा डालते हैं तो ये किसमें, 2 भाग में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखा आपने यहाँ पे क्या होता है, वियोजन होता है, लेकिन ये वियोजन किसके कारण हो रहा है, ऊष्मा के कारण। तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। जब ऐसा अभिकारक जिसको कि ऊष्मा देकर 2 या 2 से अधिक भाग में तोड़ दिया जाए तो ऐसा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं वैद्युत वियोजन। नाम से ही पता चल रहा है वैसा अभिकारक जिसमें विद्युत धारा पास किया जाए। तो मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग जल को फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, भौतिक अभिक्रिया द्वारा नहीं। तो देखिए जब हम लोग जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलता है, वो हम लोग देखेंगे आगे के क्लासों में। तो देखिए जब जल में हम लोग क्या किए, विद्युत धारा को पास किया तो हम लोग को क्या मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो एक अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। इसमें से ये था ऊष्मीय वियोजन और ये है विद्युत वियोजन। तीसरा है हमारे पास प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन बिल्कुल सिंपल है कि जब सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य होने वाला वियोजन। चलिए यहाँ पे हम लोग बुक में देख लेते हैं। चलिए मैं एक बार यहाँ से अच्छा से बताता हूँ आपको कि जब आप सिल्वर क्लोराइड, ये क्या, सिल्वर क्लोराइड पे सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो सिल्वर और क्लोराइड क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। ये सभी रिएक्शन आपको याद करना होगा, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं सबसे डिटेल में समझाऊँ कि ये कैसे बनता है। ऐसे तो 9th का टॉपिक है, बट मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा इसका, आप लोग वेट कीजिएगा, ठीक है। तो जब हम लोग सिल्वर क्लोरीन में सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। तो जब ऐसा विक्रिया जिसमें सूर्य का प्रकाश डालकर अभिकारक को अलग किया जाए और वो 2 से अधिक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रकाशीय वियोजन। चलिए तो ये हो गया दूसरा वियोजन अभिक्रिया। ये पहला संयोजन अभिक्रिया था। संयोजन मतलब 2 अभिक्रिया जुड़ेगा, वियोजन मतलब जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदलेगा। अब हम लोग देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, एक मिनट, सूर्य के प्रकाश में हो गया। चलिए आगे देखते हैं, बाद में वो बोला देखिए, पहले हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। पहले हम लोग देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया कैसे होता है। विस्थापन का मतलब ये था बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, विस्थापन का मतलब क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे विस्थापन का मतलब कुछ अलग है। केमिस्ट्री में विस्थापन का मतलब क्या होता है वो हम लोग देखते हैं कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करते हैं। बच्चों आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आप धातु अधातु चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हो, बिल्कुल डिटेल में। बस आप लोग कृपया करके यहाँ पे याद कीजिए। अभी आपको फर्स्ट चैप्टर में क्लास 10th में जब बच्चे नहीं आते हैं तो उनको बहुत सारा डाउट होता है इसमें कि ये अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है, कम क्रियाशील तत्व। आपका ये जो धातु अधातु चैप्टर है, हमारा चैप्टर नंबर 3rd है शायद, 4th चैप्टर है, हाँ 4th चैप्टर है, 3rd चैप्टर जो है हमारा धातु अधातु, हाँ उसमें आप ये चीज़ डिटेल में पढ़ने वाले हो, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस फिलहाल आपको यहाँ पे याद रखना है कि इस अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कम क्रियाशील तत्व अपने से अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को
क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। देखिए ये क्या है, आयरन अधिक क्रियाशील है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर का जगह ले लेगा। देखिए यहाँ से कॉपर को हटा के आयरन यहाँ पे आ गया, FeSO4 बना कॉपर, तो इसको बोलेंगे आयरन, इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट। अगर फिलहाल के लिए अगर आप याद करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जिंक होता है रिएक्टर, इसके बाद होता है कॉपर, इस तरीके से। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा डाउट में क्लियर करने का कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर ऐसा रिएक्शन होता तो क्या, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जिंक करता और प्लस FeSO4, तो आप बताइए क्या ये रिएक्शन होता। तो हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टेड जिंक है, उसके बाद आयरन है, फिर कॉपर। तो हाँ, जिंक क्या करता है, आयरन को डिस्प्लेस करके क्या बताता, ZnSO4 विस्थापित कर देता और ये हाइड्रोजन मिल जाता, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, Fe मिल जाता ना, ठीक है। लेकिन बच्चों इसी ऐसा कुछ रिएक्शन रहता है, Fe रहता है, यहाँ पे रहता है ZnSO4, तो क्या ये रिएक्शन होता, तो ये रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि देखिए जिंक अधिक क्रियाशील है आयरन से, तो आयरन कम क्रियाशील है जिंक से, तो आयरन जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है आपका धातु अधातु चरण आप लोग डिटेल से पढ़िए। यहाँ पे आप ये तीन तत्व को याद रखिए फिलहाल के लिए। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन से कम है, कॉपर सबसे कम है। तो एक क्वेश्चन और कि क्या ये Cu एक मिनट Cu और ये FeSO4 क्या ये रिएक्शन होता, बताइए आप लोग। बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कॉपर देखिए सबसे कम क्रियाशील है और आयरन इससे ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ले लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें 2 बार विस्थापन हो। कितना बार विस्थापन हो, 2 विस्थापन हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये वाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ द्विविस्थापन का मतलब क्या हुआ, कि जैसे 2 अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और इधर मैंने लिया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें क्या होगा कि सोडियम क्या करेगा, इसको सोडियम क्या प्लस होता है, क्लोरीन माइनस होता है, तो सोडियम किसके साथ, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। सोडियम अधिक क्रियाशील है तो ये बना देगा सोडियम क्लोराइड और इधर आपको बन जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए 2 बार विस्थापन हुआ, ये इसके साथ विस्थापित होगा, हाइड्रोजन इधर आ गया। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन, जहाँ पे 2 बार विस्थापन हो। और विस्थापन अभिक्रिया अगर पूछा जाए तो सिर्फ 1 बार विस्थापन हो। द्विविस्थापन मतलब वही काम 2 बार होता है। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आता है उपचयन और अपचयन। तो उपचयन अपचयन क्या होता है, तो ये उपचयन पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, मतलब ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो उसमें क्या हो, ऐसा पदार्थ, कोई मान लीजिए पदार्थ है आपके पास, उसमें ऑक्सीजन आके कहीं से जुड़ गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो उस वैसी अभिक्रिया को उसको हम लोग बोलेंगे अपचयन। और या फिर उसी पदार्थ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो उसको बोलेंगे उसको उपचयन ही बोलते हैं। मतलब क्या कि जैसे चलिए आसान से मैं समझाता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। उपचयन का मतलब होता है पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होना। और अपचयन जस्ट इसका उल्टा, अपचयन में हाइड्रोजन का क्या होता है, वृद्धि होना, और ऑक्सीजन का ह्रास होना मतलब ऑक्सीजन उससे खत्म हो जाना। उपचयन मतलब ऑक्सीजन जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का कम होना, ऐसे याद रखिए। उपचयन आप याद रखिए, अपचयन आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा। उपचयन में हाइड्रोजन की कमी होती है तो अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन का ह्रास होगा। नहीं, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का क्या वृद्धि होगा। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो कार्बन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो CO2 बनेगा। तो देखिए कार्बन यहाँ अकेले था, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो हमने क्या पढ़ा है कि जहाँ किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। कार्बन का उपचयन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कॉपर ऑक्साइड लिया है और हाइड्रोजन गैस लिया है, तो कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे देखिए ये कैसा अभिक्रिया है, ये है गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। हाइड्रोजन क्या किया, हाइड्रोजन ने कॉपर को हटा के यहाँ H2O बना लिया और कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया। चलिए तो यहाँ पे देखिए आप कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन किसके पास जा रहा है, हाइड्रोजन के पास, तभी तो यहाँ पे हाइड्रोजन जल बना। ये क्या है, जल हमारे पास। तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का क्या हो जाए, ह्रास हो जाए, ऑक्सीजन जो देखिए कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे ऑक्सीजन इसका यहाँ से हट के हाइड्रोजन के पास चला आया, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी घटना को हम लोग उपचयन बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलेंगे, अपचयन, सॉरी अपचयन। अपचयन में क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, कमी नहीं, ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। देखिए इसके पास क्या हुआ, ऑक्सीजन के यहाँ पे हाज हुआ, यहाँ पे देखिए उपचयन। उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन अकेला था, अब यहाँ पे क्या आ गया,
ऑक्सीजन आ गया, यानी कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन आ गया इसका मतलब इसका उपचयन हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ यहाँ पे उपचयन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ। और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया अपचयन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया। चलिए ठीक है, तो होपफुली मैं आपको समझा पाऊँगा। अब थोड़ा सा लास्ट टॉपिक बचा है कुछ और, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट हम लोग का बच्चों बचा है संक्षारण। संक्षारण किसको बोलते हैं? तो संक्षारण बिल्कुल आप लोग बचपन से पढ़ते हुए हैं कि जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाता है। मतलब कोई भी धातु हो वो अपने आसपास वायु, हवा, पानी से रिएक्शन करके क्या करता है, संक्षारित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काला पला जमना, तांबे पर हरी पला जमना, ये सब आप देखते होंगे। जैसे पुल वगैरह में जंग लग जाता है, लोहे का गेट में जंग लग जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सघन। जब कोई धातु आर्द्रता, धातु आर्द्रता मतलब क्या, जब बरसात का दिन होता है तो वायु में क्या होती है, आर्द्रता होती है, पानी की मात्रा या नमी की मात्रा, वायु पानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, खराब हो जाता है धातु, तो उसको हम लोग बोलते हैं संक्षारित हो जाना। केमिस्ट्री में इसको क्या बोला जाता है, संक्षारित हो जाना। चलिए विकृगंधिता क्या है, तो देखिए जैसे हम लोग लेज खाते हैं तो पहले हम लोग समझ लेते हैं विकृगंधिता था। तो खाद्य पदार्थ, खाद्य करके तेलीय पदार्थ, ध्यान दीजिए, खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाते हैं। अपचयित मतलब मैंने उपचयित मतलब अभी मैंने आपको बताया था, उपचयित मतलब क्या, उसमें ऑक्सीजन आ जाता है। कहाँ से, हवा से, क्योंकि वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है, तो जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो आप मान लीजिए रोटी को छोड़ दीजिए ऐसे ही 2 दिन खाली हवा में, तो क्या होगा, रोटी का स्वाद बदल जाएगा ना, हाँ बदल जाता है। जैसे मान लीजिए लेज है, तो लेज को हम लोग ऐसे ही छोड़ दें खुले में 2 दिन के लिए, या कुरकुरे को ऐसे छोड़ दें, तो क्या लगता है, जैसा पैकेट में खाने समय लगता है वैसा ही लगता है क्या, नहीं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करता है, हवा से ऑक्सीजन लेकर, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर अपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है, उपचयित, उपचयित, ध्यान दीजिए, उपचयित, ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाता है ना उसमें, तो उपचयित हो जाता है। तो इस घटना को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेज के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को मिलाते हैं। क्यों नाइट्रोजन गैस को मिलाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या करता है, ऑक्सीजन को रिएक्शन नहीं करने देता है, ऑक्सीजन को रोक के रखता है। मतलब उपचयित नहीं होने देता है, उपचयित होने से रोक देता है। तो इस घटनाक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृगंधिता। मतलब वसा युक्त और तैलीय युक्त खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी। ये तो बहुत सिंपल है, मैंने बताया नहीं आप लोगों को। ऊष्माक्षेपी देख लेते हैं। तो ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया क्या है, तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन है। देखिए ऐसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि नया पदार्थ तो बने ही, उत्पाद तो हमारा बने ही, साथ ही साथ क्या हो कि ऊर्जा भी मिले, ऊष्मा भी मिले। क्या मिले, ऊष्मा। तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। आगे इस चीज़ में आप इस चीज़ के बारे में आप डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, यह अभी स्टार्टिंग है। अभी आप पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर पढ़िएगा तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आपको सिर्फ एक हिंट दिया गया है कि इस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। आगे हम लोग इस चीज़ से डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोग का और बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बस आपको अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या हो, नया उत्पाद बने, साथ में हमको क्या मिले, ऊष्मा भी मिले। फॉर एग्जांपल देखिए ये क्या है, मीथेन। मीथेन क्या है, गैस है। अगर मीथेन को दहन किया जाए, मीथेन को जलाया जाए, जलाने का मतलब मैंने आपको बताया, पहले बताया ऑक्सीजन। दहन जहाँ भी आ गया वहाँ पे ऑक्सीजन आना ही आना है। तो मीथेन को अगर दहन करना है मतलब मीथेन को क्या ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे तो ये जलेगा। ये जलने से क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और जल भी देता है साथ में, और साथ में बहुत सारा ऊष्मा देता है। कैसे, क्या देता है, बहुत सारा ऊष्मा। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी, जिसमें हम लोग को नया उत्पाद के साथ साथ क्या मिले, ऊष्मा भी मिले। और बच्चों क्या आपको पता है, श्वसन हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट टूट कर क्या बनता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज। वो ग्लूकोज जो है, देखिए आपके बुक में बहुत अच्छा से एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, शायद कहीं पे दिया हुआ होना चाहिए, आई थिंक कि, चलिए तब तक मैं बताते हुए जाता हूँ आपको। हाँ यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए जो हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, जो भी चावल दाल जो भी खाते हैं वो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और सारा कार्बोहाइड्रेट टूट के लास्ट में क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज। और हम लोग के शरीर के कोशिका में क्या होता है, ऑक्सीजन मौजूद रहता है। तो वो ग्लूकोज, ये मान लीजिए ग्लूकोज है और ये हमारा क्या, ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, टकराता है, रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने से क्या होता है, उष्मा उत्सर्जित होता है हमारे शरीर में, और उसी उष्मा से, उसी एनर्जी से हम लोग काम करते हैं। हम लोग डेली लाइफ जो काम करते हैं वही अभिक्रिया के कारण ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, मतलब ग्लूकोज। शरीर में जो हम लोग खाना खाते हैं लास्ट में जो बनता है हम लोग का ग्लूकोज, ये यहाँ से क्या है, हम लोग हवा से ऑक्सीजन लिए, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करता है, एक जगह ग्लूकोज है और शरीर में कोशिका से ऑक्सीजन है, दोनों जब टकराए तो एनर्जी उत्पन्न होता है। उसी एनर्जी से हम लोग डेली का काम करते हैं। मैं जो बोल पा रहा हूँ, आप जो पढ़ पा रहे हैं, जो भी काम करते हैं वही ऊर्जा से मिलता है। तो ये भी क्या हो गया, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। होपफुली मैं आपको समझा पाया हूँगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग होगा तो मैं इसका ये जो जितना भी रिएक्शन है इसको मैं डिटेल में एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें, ठीक है। चलिए, मैंने इस चैप्टर में बैलेंस करने के लिए नहीं बताया है, मैं पहले ही बोला मैंने बैलेंस करने के लिए नहीं बताया। मैं बैलेंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बस पहले आप थ्योरी को याद कीजिए, थ्योरी याद कीजिए, थ्योरी याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस और चुटकियों का खेल है, मैं एक बार में समझा दूँगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन ना लें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।